Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 9th lecture of this beautiful chapter, Electric Charges and Field. तो देखिए बच्चों, मेनली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट गॉसेस लॉ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अच्छे से हम लोग गॉसेस लॉ को समझ पाए तो उसके लिए पहले अपने को रिवीजन करना होगा किसका, प्लेन एंगल का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम लोग बहुत स्मॉल एंगल ले रहे हैं डेल्टा थीटा, क्लियर है, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि जो आर्क है वो ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा, क्लियर है ये बात। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई डायग्राम हो जिसमें डेल्टा थीटा कैसा हो, डेल्टा थीटा जो है एक स्मॉल एंगल हो, क्लियर है, तो उस केस में यहाँ पर हम लोग डेल्टा एल जो है ना, वो कह देंगे कि ये आर्क लेंथ जैसी चीज है, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन आर जो है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा, ऑल राइट। अब बच्चों हम लोग दूसरे वाले डायग्राम को देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि O से ये जो लाइन है उसके मिड पॉइंट को अगर हम लोग इस बार कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से ना, इस डैश लाइन की मदद से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है वो इस डैश लाइन के परपेंडिकुलर नहीं आ रही है। जैसा पिछली बार परपेंडिकुलर आ रहा था ना, लेकिन इस बार तो हम लोग देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये एंगल अपने को अल्फा दिया है। अगर ये एंगल अल्फा दिया है इसका मतलब हो गया कि ये वाला एंगल भी कितना है, अल्फा है, क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि जो लेंथ अपने को डेल्टा एल दी है उसका एक प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, डेल्टा एल कॉस अल्फा आ रहा है। और ये हम लोग समझ पा रहे हैं जो डेल्टा एल कॉस अल्फा वाली लाइन है ये बेसिकली इस डैश लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है बात। तो हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर पहले वाले डायग्राम से कंपेयर करें तो इस बार डेल्टा थीटा को क्या लिख देना चाहिए, डेल्टा एल कॉस अल्फा अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से अभी हम लोग प्लेन एंगल की बात करी, एक वैसा ही रिजेम्बलेंस यहाँ पर सॉलिड एंगल में भी नजर आने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल सॉलिड एंगल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर ये जो एरिया है ये कैसा है, ये एक प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया दैट इज डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि ये जो सरफेस है ये इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार क्या है, दूसरे वाले डायग्राम में इस डैश लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि डेल्टा एस का कॉस अल्फा, फिर से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कैसा सरफेस देगा जो कि इस डैश लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सॉलिड एंगल बराबर इस बार क्या लिख देंगे, डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इस केस को हमें हमेशा ध्यान रखना है और इसका यूज भी करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ मच इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज्ड प्लेन कर्व एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमने क्या लिया, हमने इस तरीके से एक ए बी है ना, इस तरीके से एक ए बी कर्व लिया, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करते जा रहे हैं, क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ए और बी को करीब लाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इसे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे देख पा रहे हैं आप कि ये जो O पॉइंट है इस पे ये एंगल जो है ये क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो वही यहाँ लिखा है कि एज वी ग्रेजुअली क्लोज द कर्व द एंगल फाइनली डिमिनिशेस टू 0, ठीक है। तो हम लोग का कंक्लूजन क्या है कि अ क्लोज्ड कर्व सबटेंड्स 0 एंगल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलरली अ क्लोज्ड सरफेस वो क्या करेगी, इट विल सबटेंड 0 सॉलिड एंगल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब फाइनली गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, द फ्लक्स फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एस। और देखिए अगर हम लोग गॉसेस लॉ लगा रहे हैं तो उस सरफेस का नाम क्या दे देते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो गॉसेस लॉ का कहना यह है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस है ना, ये ध्यान दीजिएगा, किससे बात करें हम लोग, किसी भी क्लोज सरफेस से है ना, जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी होता है, पर वो और किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए इस डायग्राम को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स है ना, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना आ जाना चाहिए, तो उस चार्ज को हम लोग शामिल करेंगे जो इस सरफेस के विद इन है ना, जो वो चार्ज जिसको ये सरफेस एनक्लोज कर रहा है,
तो हम लोग देख पा रहे हैं Q1, Q2, Q5 ये वो चार्जेस हैं जिसे ये एनक्लोज कर रहा है। तो फाइव बराबर क्या लिख देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 खुद क्या है, Q2 खुद जो है वो नेगेटिव है, Q5 खुद जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग गॉसेस लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो फील्ड ई वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, तो ये बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। और इस फील्ड में है ना कंट्रीब्यूशन आएगा किनके द्वारा, फ्रॉम चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्यू एनक्लोज्ड लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग कौन से चार्ज को इंक्लूड करेंगे, वो जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। क्लियर है बात। तो फील्ड तो टोटल है, बाहर और अंदर वाले चार्ज सबकी वजह से मिला करके, लेकिन क्यू एनक्लोज जो है वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस हैं। ठीक है, फाइनली द गॉसियन सरफेस इज एनी क्लोज्ड सरफेस इन स्पेस, है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दैट सरफेस कैन कोइंसाइड विद द एक्चुअल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर और इट कैन बी एन इमेजिनरी ज्योमेट्रिक सरफेस, है ना, आगे हम लोग ये देखने वाले हैं। The only requirement imposed on a Gaussian surface is that it is to be closed। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब प्रूव करने की कोशिश करते हैं गॉसेस लॉ को यूजिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लक्स ड्यू टू एन इंटरनल चार्ज वो कितना आता है। ठीक है ना, तो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, मतलब एक क्लोज सरफेस लिया है, और उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने एक छोटा सा पैच लिया ऑन द सरफेस डेल्टा एस एरिया का, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो तो किस तरीके से आएगी वो हम लोग देख पा रहे हैं ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो कुछ इस तरीके का है सच दैट कि उससे एसोसिएटेड जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा। अब कूलम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि फील्ड कितनी हो जाएगी आर दूरी पर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्मॉल आर दूरी पर, है ना, यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से इस डेल्टा एस सरफेस की दूरी जो है वो स्मॉल आर है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस अल्फा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म हमने अभी अभी देखा था, तो ये टर्म क्या होता है, ये स्मॉल सॉलिड एंगल हो गया। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यहाँ डायग्राम में मैंने शो कर दिया है कि ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल सॉलिड एंगल जो है ये बेसिकली क्या है, इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डेल्टा एस एट O। क्लियर है बात। अब अगर अपने को टोटल फ्लक्स चाहिए, अगर अपने को क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए, तो अपने को इसे क्या करना होगा, एड अप करना होगा, है ना, ऐसे सारे छोटे छोटे सरफेसेस से एसोसिएटेड फ्लक्स को अपने को एड अप करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा और बच क्या जाएगा, सिर्फ समेशन ऑफ ऐसे सारे के सारे सॉलिड एंगल। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे सारे के सारे सॉलिड एंगल का समेशन जो है वो हमने देख रखा है कि वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस वो कितना आ जाएगा, तो 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, ये जो फ्लक्स ड्यू टू एन इंटरनल चार्ज जो हमने निकाला, इसमें हमने किस चीज का इस्तेमाल करा, एक तो हमने इस्तेमाल करा कि ये डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो टर्म है ये क्या बताता है, सॉलिड एंगल बताता है। और साथ ही साथ हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे सारे के सारे सॉलिड एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कैसा भी आप गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि एक चार्ज को इंक्लूज कर रहा हो, फ्लक्स एसोसिएटेड कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर ये चीज हम लोगों ने पहले भी देख रखी थी कि आखिर शेप जो है गॉसियन सरफेस का वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन जैसे S1 सरफेस से क्रॉस कर रही है उतनी ही फिर S2 से भी तो क्रॉस कर रही है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्लक्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल चार्ज। मतलब कि हम लोगों के पास एक चार्ज है और एक गॉसियन सरफेस है
लेकिन जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के बाहर है। क्लियर है बात? तो शुरुआती कैलकुलेशन तो वैसे ही आएगी कि हम लोग कोई छोटा सा एरिया लेंगे ऑन द गॉसियन सरफेस और उससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां तक कैलकुलेशन तो एज इट इज है कि जो फ्लक्स आएगा, स्मॉल फ्लक्स, वो कितना आएगा, Q अपॉन 4πε0 मल्टीप्लाइड बाय जो छोटा सा सॉलिड एंगल वो एरिया सबटेंड कर रहा है एट द चार्ज। क्लियर है ये बात? लेकिन बच्चों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे सारे सॉलिड एंगल का समेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ऐसे सारे सॉलिड एंगल का जो समेशन है वो होना चाहिए 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लोज्ड सरफेस किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे टोटल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, तो 0 करता है। क्लियर ही बात? तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस चीज को आप बच्चों वैसे भी समझ सकते थे कि इस चार्ज Q की वजह से जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट भी कर जा रही है। तो इस वजह से जो फ्लक्स नेट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब फाइनली बच्चों हम लोग बात करते हैं फ्लक्स ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ चार्जेस यहाँ पर जो हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर है और कुछ चार्जेस जो हैं वो बाहर है। हमने अंदर वाले चार्जेस को स्मॉल q से डिनोट करा और बाहर वाले को कैपिटल Q से। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों मान लीजिए कि हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं ऑन द गॉसियन सरफेस, तो वहां पर अगर हम लोग रिजल्टेंट फील्ड देखें तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड तो सबकी वजह से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर टिल En वेक्टर और फिर E1 डैश वेक्टर प्लस E2 डैश वेक्टर टिल En डैश वेक्टर। तो यहाँ पर E1 E2 En ये सारे किसकी वजह से हैं, तो ये अंदर वाले चार्जेस की वजह से हैं और ये जो डैश वाले हैं वो बेसिकली बाहर वाले की वजह से है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है फ्लक्स निकालें थ्रू द क्लोज सरफेस, तो वो कितना आ जाएगा, अपने को फाई बराबर क्या कर देना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds। क्लियर है बात? तो E वेक्टर हमने अभी अभी लिखा कि क्या है वो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे टर्म्स आ जा रहे हैं। अब इसमें जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि EI डॉट ds वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज QI ओनली। क्लियर है ना? पर देखिए बच्चों वो तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक चार्ज अगर वो इनसाइड द क्लोज सरफेस हो तो उसकी वजह से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टर्म है EI डॉट ds वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और साथ ही साथ अगर हम लोग EI डैश डॉट ds वेक्टर देखें तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये है टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कैपिटल QI। लेकिन वो कैसा है बच्चों, वो तो बाहर है ना, क्लोज सरफेस के बाहर है। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स आ रहा है टोटल वो कितना आ जा रहा है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टिल स्मॉल qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो बाहर वाले चार्जेस थे उनकी वजह से तो 0 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्लक्स कितना आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI। ये QI कौन से चार्जेस हैं, ये हैं वो चार्जेस जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो इस वजह से हमने पूरा का पूरा गॉसेस लॉ को डिराइव कर लिया यूजिंग कूलम्स लॉ, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds वेक्टर बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब हम लोग गॉसेस लॉ के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ रिंग of radius small r. A sphere of equal radius small r is constructed with its center at the periphery of the ring. Find the flux of the electric field through the surface of the sphere. तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। अब हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और खास बात यह है कि उसका जो सेंटर है वो कहां पर है, एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि जो दोनों रेडियस हैं वो सेम है ना, स्फेयर के रेडियस और रिंग के रेडियस बिल्कुल सेम है। तो O और O1 के बीच की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। OA क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, तो वो भी R है, और AO1 क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो वो भी R है। तो यहाँ पर अपने को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नजर आ रहा है। क्लियर है बात? तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस रिंग का है ना, इस रिंग का ये वाला पोर्शन जो कि स्फेयर के अंदर घुसा हुआ है वो बेसिकली कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर,
तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/3 ऑफ रिंग। क्लियर है बात। तो 1/3 ऑफ चार्ज जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस रिंग का स्फीयर के अंदर घुसा हुआ है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the open end of a cylindrical vessel. The flux of the electric field through the surface of the vessel is. तो हमारे को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक चार्ज q है जो कहाँ पर रखा है, एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। क्लियर है बात। और हमसे पूछा गया है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए मैं क्या टेक्निक यूज करने वाला हूं, मैं यहाँ पर सिमिलर बिल्कुल एक सिलेंडर जो है, एक सिलेंड्रिकल वेसल, उसका इस्तेमाल करने वाला हूं, सच दैट कि ये पूरा का पूरा चार्ज क्यू जो है वो क्या हो जाए, इन दो सिलेंडर से कवर हो जाए। क्लियर है बात। अब हमें पता है कि इन दोनों सिलेंडर से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो फ्लक्स टोटल जो है वो हो जाएगा कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक सिलेंडर से है ना, फ्लक्स थ्रू वन सिलेंडर वो कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा सिमेट्री की वजह से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट x अपॉन L I कैप। Find the charge contained inside a cubical volume bounded by the surfaces x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0 and z equal to a. Take E naught equal to 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, L equal to 2 centimeter and a equal to 1 centimeter. तो देखिए बच्चों, इस बार जो सवाल दे रखा है उसमें हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो कैसी दे रखी है, वो नॉन यूनिफॉर्म दे रखी है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स कोऑर्डिनेट पे वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड दिस क्यूबिकल वॉल्यूम। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अच्छे समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये क्यूबिकल वॉल्यूम को शो कर दिया है। क्लियर एक बात। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू a। फिर साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, ये करस्पॉन्ड कर रहा है z इक्वल टू a, और ये वाला जो पॉइंट है ये करस्पॉन्ड कर रहा है y इक्वल टू a को। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सवाल बहुत आसान हो गया क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, फील्ड की डायरेक्शन तो आई कैप के अलोंग है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर ये दोनों सरफेस को अगर हम लोग छोड़ दें, इन दोनों सरफेस के अलावा बाकी सारे जो हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 सरफेसेस हैं, इनको फील्ड स्किम करते हुए जा रही है। तो इस वजह से इन चारों सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले सरफेस और दूसरे सरफेस की। तो जो पहला सरफेस है उसकी खासियत ये है कि वहां पर x इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लियर है बात, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन कहा था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सरफेस नंबर 1 है, तो उस जगह पर कोई भी फील्ड है ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लक्स इससे एसोसिएटेड 0 होगा। अब जो x इक्वल टू है ना, x इक्वल टू a वाली लोकेशन पर जो हम लोग देख पा रहे हैं ये सरफेस 2 है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि इस सरफेस की खासियत ये है कि हर जगह x इक्वल टू क्या आएगा, a ही आएगा। तो इस वजह से हम लोग फ्लक्स कितना बोल देंगे, तो फ्लक्स बोल देंगे बच्चों हम लोग फील्ड कितना है, तो फील्ड है E नॉट इंटू a अपॉन L, है ना। और साथ ही साथ एरिया वेक्टर हमारे को किधर लेना है, ऑब्वियसली राइट की तरफ ही लेना है। क्लियर है, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं एरिया वेक्टर जो है वो फील्ड के साथ पैरेलल है और एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर, है ना, a इंटू a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों की फ्लक्स कितना आ रहा है, तो फ्लक्स आ जाएगा E नॉट a क्यूब अपॉन L के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया था चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या हो जाता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा E नॉट a क्यूब अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और इसमें बस अब हमें क्या करना है, E नॉट L और A की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है,
तो बच्चों अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻12 और जहां पर हम लोग सब कुछ ऐसा यूनिट में रखें तो चार्ज आएगा कूलम्ब में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करके निकालना चाहते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर रेडियल डिस्टेंस पर फील्ड कितनी आती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द सिचुएशंस इन विच वी कैन अप्लाई गॉसेस लॉ इज इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फील्ड की क्या होती है, यहाँ पर एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना। हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड आती है ना। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, द फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द पार्टिकल बट नॉट द डायरेक्शन। क्लियर है बात। सो टू मेक यूज ऑफ दैट सिमेट्री, है ना, गॉसेस लॉ हमेशा सिमेट्री से हम लोग जो है एसोसिएट करते हैं। एक्चुअली गॉसेस लॉ जो है वो ऐसे केसेस में हेल्पफुल बहुत ज्यादा होता है जहां पे आप सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गॉसियन स्फेयर। मतलब जो सरफेस हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो कैसा होगा, स्फेरिकल, और उसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, गॉसियन स्फेयर दे रहे हैं, क्योंकि गॉसेस लॉ यहाँ पर यूज में आएगा। ठीक है, we enclose the particle in a Gaussian sphere that is centered on the particle। क्लियर है बात। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सिमेट्री की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम लोग E कह रहे हैं तो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्फेयर वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज को अगर सेंटर पे लेंगे तो सारे के सारे पॉइंट जो है सरफेस के वो क्या होंगे, दे विल बी एट द सेम डिस्टेंस स्मॉलर। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, करना अपने को वही काम है। द ड्रिल हियर इज द सेम एज प्रीवियसली। पिक अ पैच एलिमेंट ऑन द सरफेस एंड ड्रॉ इट्स एरिया वेक्टर डीए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पैच, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली कैसा लेंगे हम लोग एरिया वेक्टर, आउटवर्ड लेंगे। फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट द पैच इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, धक्के वाली फील्ड ही आएगी, है ना। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि हर पैच पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर क्यू एनक्लोज निकालना चाहें तो हम लोग क्यू एनक्लोज को सिंपली क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, है ना, और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। और यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट में चूंकि हर जगह कॉस 0 का टर्म आ रहा है, इसलिए सिंपली ई इंटू डी ए बन गया। क्लियर है बात। अब क्यू एनक्लोज की वैल्यू क्यू है, ये हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं, और फील्ड जो है वो कांस्टेंट है ना, हर पैच के लिए। तो हम लोग यहाँ पर ई को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्यू। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो बड़े आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या बन जाएगा, 4πr², है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ से देख रखा था, अब गॉसेस लॉ से भी देख लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे, और उसमें हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं जिसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री आए। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, इस एग्जांपल में हमारे को क्या दे रखा है, एक इन्फिनिटी लॉन्ग प्लास्टिक रॉड दे रखी है जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ अपने को कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, और हमारे को किसी स्मॉल आर दूरी पर, है ना, अपने को फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, पिछले एग्जांपल में जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे थे एक स्फेरिकल सिमेट्री था, उसी तरीके से इस बार क्या है, इस बार जो है सिलिंड्रिकल सिमेट्री है ना। तो अगर अपने को फील्ड निकालनी है रेडियस आर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस ये जो पोर्शन ऑफ द रॉड है जो हमने h हाइट का लिया है ना, तो इसको एनक्लोज करेंगे किससे, एक कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सिलेंडर से, जिसकी रेडियस कितनी ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल आर ले रहे हैं, जिस दूरी पर अपने को फील्ड निकालनी थी, और हाइट h है। क्लियर है बात। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर किस तरीके से गॉसेस लॉ लगाएंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा पैच ले रहा हूँ, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ऑन द सिलेंडर, अगर मैं एक छोटा सा पैच ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फील्ड धक्के वाली आएगी। क्लियर है बात। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड, है ना, ये हम लोग सिमेट्री से कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के जितना ऊपर रॉड है उतना नीचे भी रॉड है कि नहीं। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड की यही यूनिक डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर है बात। दैट मीन्स दैट एट एनी पॉइंट ऑन द एंड कैप्स
द फील्ड ओनली स्किम्स द सरफेस एंड डज नॉट पियर्स इट, है ना। तो हमने यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस लिया है उसमें जो दो लिड्स है ना, तो उनसे एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फील्ड हम लोग देख पा रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड है और साथ ही साथ ये जो दो लिड्स है ना, उनको ये क्या कर रही है, फील्ड स्किम करते हुए जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द फ्लक्स थ्रू ईच एंड कैप इज जीरो। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इस छोटे से पैच से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है d5 वो हम लोग कितना कह देंगे, तो वो कह देंगे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, E वेक्टर और dA वेक्टर क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, E इंटू dA बन जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा E इंटू, अब यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 पाई R इंटू एच। पर अब हम लोग ये भी जानते हैं गॉसेस लॉ से कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई R H एप्सिलॉन नॉट। अब Q एनक्लोज्ड को हम लोग कितना बोल देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया है मल्टीप्लाइड बाय H। क्लियर ही बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, E की वैल्यू देखिए आ जाएगी हमारे पास, H से देखिए H कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये आ जा रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो यही देखिए बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2k लैम्डा बाय R में, जो हम लोगों ने पहले भी डिराइव कर रखा है कूलम्स लॉ से, अब हम लोगों ने डिराइव किया गॉसेस लॉ से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R का ग्राफ बनाना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि y एक्सिस पे किसे रखना है, E को रखना है, और x एक्सिस पे किसे रखना है, R को रखना है। तो यहाँ पर देखिए xy बराबर कांस्टेंट जैसा फंक्शन बन रहा है ना, मतलब कि E इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है। तो xy बराबर कांस्टेंट है ना, ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि E एज अ फंक्शन ऑफ R, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरीके का। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ चार्ज। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, क्लियर है बात, जो कि हॉलो है और उसके सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका हम लोग पहला केस देखते हैं जिसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द सिलेंडर, मतलब कि एक ऐसी रेडियल डिस्टेंस पे जो कि क्या है, लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे को बनाना पड़ेगा एक गॉसियन सिलेंडर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है अगर सिमेट्री है तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बनाएंगे गॉसियन सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी रख रहे हैं, स्मॉल r रख रहे हैं। ठीक है, जिस रेडियल डिस्टेंस पे अपने को फील्ड निकालनी है। अब हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि चार्ज एनक्लोज बाय इट कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर चार्ज एनक्लोज 0 है ना, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कोई भी चार्ज एनक्लोज तो नहीं है, तो इस वजह से फाई टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA बराबर 0। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्लक्स टोटल जो है इस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड 0 है, तो इसलिए हमने लिख दिया था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA बराबर 0। अब हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि अगर फील्ड होगी तो वो कैसी होगी, सिमेट्री की वजह से रेडियल डायरेक्शन में ही होगी। क्लियर है बात। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अगर हमने L हाइट का ये गॉसियन सिलेंडर बनाया है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि E इंटू 2 पाई R L है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है कि E बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर एक हॉलो चार्ज सिलेंडर है तो उसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती है। तो अब अगला केस देखते हैं आउटसाइड द सिलेंडर, मतलब रेडियल डिस्टेंस कैसी हो, ग्रेटर देन R हो। तो आप देख पा रहे हैं इस बार कि हम लोग कैपिटल R से बड़ी रेडियल डिस्टेंस पर फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहां पर क्या बना रहे हैं, गॉसियन सिलेंडर बना रहे हैं। क्लियर है बात। तो गॉसियन सिलेंडर कैसा होगा, तो एक ऐसा सिलेंडर जो कि क्लोज्ड है ना, मतलब दोनों लिड्स जो है वो लगी हुई हो। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर सिमेट्री से कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस वजह से फील्ड जो है वो कैसी होगी, ये तो गारंटी है कि रेडियली आउटवर्ड ही होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करें तो लिड्स से जो ये जो फील्ड है वो तो स्किम करते हुए जा रही है, तो लिड्स से एसोसिएटेड फ्लक्स तो जीरो आएगा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करेंगे तो वो हमें पता है कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल, है ना। सिमेट्री से इस सरफेस पर सारे के सारे फील्ड जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, और सबकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होने की वजह से ये जो डॉट के लिए जो कॉस वाला टर्म आएगा वो कॉस जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा माना था, तो एल लेंथ का अगर हम लोग गॉसियन सिलेंडर ले रहे हैं तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो ई इंटू टू पाई आर एल क्या आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसका मतलब हो गया कि फील्ड जो है वो कितनी आ जा रही है, 2k लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो इनसाइड द सिलेंडर तो नहीं है ना, इसीलिए जीरो से लेकर के आर तक आप देख पा रहे हैं कि फील्ड जीरो है। क्लियर है बात। और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है किस तरीके की है, 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से वापस हम लोग ग्राफ इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर का, जिसमें हम लोग इनसाइड और आउटसाइड दोनों केसेस को साथ में देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास एक बहुत लंबा सॉलिड सिलेंडर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो इस बार बच्चों अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, दैट इज रो। ठीक है, और कैपिटल आर हम लोग क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर ले रहे हैं। क्लियर है बात। तो सिमेट्री से हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड कैसी होगी, रेडियली अवे होगी। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, जो पहला केस हम लोग लेने वाले हैं वो कौन सा है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे को इस तरीके की गॉसियन सिलेंडर बनानी पड़ेगी, और इसकी लेंथ हम लोग ले रहे हैं स्मॉल एल और रेडियल डिस्टेंस ले रहे हैं इसकी स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फील्ड लाइन कैसी आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए जो लिड्स हैं सिलेंडर की उससे एसोसिएटेड फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि फील्ड उसे स्किम करते हुए जाएगी। तो फ्लक्स जो है वो सिर्फ आ जाएगा ई इंटू टू पाई आर एल। क्लियर है ये बात। तो ई इंटू टू पाई आर एल जो है वो हो गया फ्लक्स। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है गॉसेस लॉ से, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चार्ज एनक्लोज निकालना है तो हमारे को दिख रहा है कि वो पोर्शन जो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर है वो कितना है, लेंथ एल का। तो अपने को चार्ज डेंसिटी पता है रो, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर ट्रैप्ड है। तो सिलेंडर का कितना पोर्शन इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर ट्रैप्ड है, तो वो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर। तो इस वजह से अपने को चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। तो E इंटू टू पाई आर एल को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, Q एनक्लोज्ड के। तो यहां से देखिए E बराबर कितना आ जा रहा है, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस बार फिर से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो फील्ड है वो क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ जा रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं आपको एक मजेदार चीज बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अपने को दे रखा है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ बन जाएगा। क्लियर है बात। तो फील्ड को हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो रो के बदले अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें लैम्डा का, तो लिखेंगे लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर है और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है बात। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, तो ये कितना आ गया, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जा रहा है 2k लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर लैम्डा हमारे को दिया होता तो हमारा रिजल्ट फिर से कैसा आता, 2k लैम्डा बाय आर ही आया होता। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब अगला केस लेते हैं जिसमें हमारे को फील्ड निकालनी है कहां पर, एट अ रेडियल डिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर। तो फिर से हम लोग इस बार गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे, है ना, और सिमेट्री को देखते हुए हम लोग कहेंगे कि फील्ड जो है वो कैसी होगी, वो रेडियल होगी। तो इस वजह से फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल आ जाएगा।
क्लियर ही बात, हमने एल लेंथ का यहाँ पर गॉसियन सिलेंडर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अपने को चार्ज एनक्लोज की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस बार चार्ज एनक्लोज कितना आएगा, तो रो को इस बार मल्टीप्लाई करना होगा किसके वॉल्यूम से, गॉसियन सिलेंडर के वॉल्यूम से, क्लियर ही बात, क्योंकि पूरे के पूरे गॉसियन सिलेंडर में इस बार हम लोग देख पा रहे हैं चार्ज भरा हुआ है, तो वो हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, क्लियर ही बात। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास गॉस लॉ लगा करके फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करने पर जो देखिए क्या आ जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल, ठीक है, ई इंटू टू पाई आर एल किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिस वजह से ई की वैल्यू क्या आ जा रही है, रो आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, कब, अगर आर हम लोग ले रहे हैं लेस देन कैपिटल आर। तो इस वजह से देखिए, अगर हम लोग कंप्लीट ग्राफ बनाएं ई एज अ फंक्शन ऑफ आर का, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जीरो से कैपिटल आर तक जो वेरिएशन है वो तो लीनियर है, और उसके बाद 1/r के हिसाब से ये फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ चार्ज स्मॉल q is placed at one of the corners of a cube of side small a as shown below. Find the magnitude of the electric flux through the shaded face due to small q. Assume q greater than 0. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमसे कहा गया है कि ये जो फेस अपने को शेड करके दी हुई है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है हमारे को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो अपने को विजुअलाइज होनी चाहिए वो ये है कि अगर अपने को इस कोने वाले चार्ज को पूरी तरीके से कवर करना है तो अपने को 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 क्यूब बना करके आपको एक आइडिया दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि पहले तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिए, 4 क्यूब बना दिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि आधा चार्ज जो है वो कवर हो चुका है, तो स्क्रीन के अंदर यहां पर आपको 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 4 क्यूब आपको स्क्रीन के बाहर भी बनाने पड़ेंगे ताकि ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो कवर हो जाए, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल 8 क्यूब मिल करके इस चार्ज को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो इन 8 से एसोसिएटेड फ्लक्स मिला करके कितना आएगा, तो फ्लक्स टोटल आ जाएगा कितना, तो वो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक क्यूब से फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि इस चार्ज Q की वजह से जो फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यहां पर अगर मैं कुछ फील्ड लाइंस दिखाऊं, है ना, कुछ फील्ड लाइंस अगर दिखाऊं, तो देखिए उससे हमारे को क्या समझ में आने वाला है, आइए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर कुछ फील्ड लाइन दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मैंने कुछ फील्ड लाइन दिखाई तो इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो बॉटम सरफेस है ना, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये फील्ड लाइंस जो है इसे स्किम करते हुए जा रही है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से देखिए बच्चों, ये वाली जो फेस है ना, ये वाली जो फेस है, इससे एसोसिएटेड भी है ना, इससे एसोसिएटेड भी फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये सारी फील्ड लाइंस इसे कैसे करते हुए जा रही है, स्किम करते हुए चल रही है, ऑलराइट। इसके अलावा बच्चों, अगर मैं ये सामने वाली है ना, बिल्कुल जो फ्रंट फेस है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो यहां पर भी आप देखिए कि कोई भी फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊंगा, है ना, कोई भी फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊं, तो आप समझ पा रहे हैं कि वो भी इस सरफेस को क्या करते हुए जा रही है, स्किम करते हुए जा रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स हमने निकाल रखा था Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो फ्रंट है, जो लेफ्ट है और जो बॉटम है, इन तीनों फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। अब बच गई सिर्फ कौन सी, ये जो टॉप फेस है, ठीक है, फिर ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो राइट वाली साइड फेस है, और जो शेडेड फेस है। तो इन तीनों से मिला करके फ्लक्स कितना आ रहा है, इसका मतलब Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और इस चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, है ना, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, तो ये तीनों के तीनों फेस इस चार्ज से सिमेट्रिकली हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि एक फेस से, है ना, लेटर से ये जो शेडेड फेस है, शेडेड फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का भी कितना, 1/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शेडेड फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर
An electron revolves around it in a circular path under the influence of the attractive electrostatic force. Find the kinetic energy of the electron. Note that it is independent of the radius. तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को मैं ई लिख देता हूं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर फील्ड कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर के बराबर। तो इतना अट्रैक्टिव फोर्स वो फील कर रहा है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर का। क्लियर है। तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ये इसको क्या करवा पा रहा है, सर्कुलर मोशन करवा पा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2k लैम्डा इंटू ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर, क्योंकि आर से आर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो बच्चों अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चाहिए थी, तो इस 2 को अगर हम लोग नीचे ले आए तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के लैम्डा ई। क्लियर है बात, मतलब लैम्डा इंटू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल के बराबर। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।